मैं सत्यनारायण शर्मा साहित्य दृष्टि के चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का वर्णन कर रहा हूँ, अट नहीं रही है कविता के माध्यम से। और जैसा मैं कह चुका हूँ कि निराला अपने आप में तीनों बाद को समेटे हुए हैं: छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। और इस बात को हम जानते हैं कि छायावाद का जन्म 1920 ईस्वी के आसपास होता है। और उस समय का जो परिवेश था, जो सामाजिक ढांचा था, जो सामाजिक व्यवस्था थी, वहां किसी प्रकार की उन्मुक्तता नहीं थी, किसी प्रकार की भावनात्मक अभिव्यक्ति तो थी, लेकिन प्रेम और सौंदर्य का जो सामाजिक परिवेश था वह पूर्ण रूपेण खंडित था। लेकिन मनुष्य की भावनाएं प्रत्येक युग में अपने श्रृंगार रस में, अपने प्रेम और सौंदर्य में लगातार आप्लावित होता रहता है। लगातार प्रेम और सौंदर्य को किसी भी युग में रोका नहीं गया है। वह अपना रूप बदलता रहता है, कभी भक्ति के रूप में, कभी श्रृंगारिक रूप में, अनेक रूपों के माध्यम से वह मनुष्य की अनुभूतियों का एक हिस्सा बना हुआ है। और जैसा मैं कह रहा हूं कि छायावाद एक ऐसे युग का प्रतिबिंब है जिस युग में हम पाते हैं कि समाज में उन्मुक्तता नहीं थी। और ऐसी स्थिति में जब कवि सामाजिक बंधन को तोड़ना चाहता था, लेकिन समाज में किसी प्रकार की का कह सकते हैं उन्मुक्तता नहीं थी, आजादी नहीं थी, तो कवि ने अपनी अभिव्यक्ति को प्रकृति के माध्यम से एक आकार दिया। जिस चीज को उसने अनुभूत किया, उस चीज का अनुभव, उस चीज की व्याख्या उसे करने की आवश्यकता थी अपने प्रेमोद्गार के माध्यम से, प्रेमानुभूति के माध्यम से। लेकिन इस पर जो बहुत बड़ा प्रतिबंध था, सामाजिक मर्यादाएं खंडित होती थी, समाज अनेक प्रकार की रूढ़ियों में से ग्रसित था। और ऐसी स्थिति में छायावादी कवि अपने आप को अलग ढंग से व्यक्त किया। उसमें पंत ने कहा, वियोगी होगा पहला कवि, आस उपजा होगा गान, वही हो आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। वियोगी होगा पहला कवि, यानी कवि के लिए वियोगापन की आवश्यकता होती है, जहां आकुलता व्याकुलता में आकर के वह अपने भाव को व्यक्त करता है, अपने अनुभूतियों को शब्द में बांधता है और हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। यह छायावाद की विशेषता रही है। छायावाद की विशेषता रही है कि जो अस्थूल चीज है उसमें सूक्ष्मता की अनुभूति उसने की, और एक ऐसी लोक की परिकल्पना की जिस लोक में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं थी। और ऐसे कवियों में से प्रसाद हुए, ऐसे कवियों में से सुमंतन पंत हुए, ऐसे कवियों में से महादेव वर्मा हुई। दुनिया का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास है ही कर उम्री से मिठास चली। अनेक प्रकार की रचनाएं छायावादी कवियों ने प्रस्तुत किया। जो छायावादी कवियों की वैयक्तिक अनुभूति थी, अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों को छायावादी कवि ने प्रकृति के माध्यम से व्यक्त किया। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, यह प्रसाद की पंक्ति है। यानी छायावादी कवि संसार से पलायनवादी कवि थे। संसार की जो समस्याएं हैं, संसार का जो संघर्ष है, उसको झेल नहीं पाता है और अपनी प्रेमानुभूति को, श्रृंगारप्रक चेतनाओं को वह एक प्रकृति के माध्यम से व्यक्त करता है। और उन्हीं कवियों में से निराला से भी कवि हुए, जिन्होंने कहा, बांधो ने नाव स्थाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। अनेक प्रकार की कविताओं का उदाहरण हमारे समक्ष मौजूद है। लेकिन प्रस्तुत जो कविता है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है का तात्पर्य यह कि प्रकृति में जो एक बसंत ऋतु का
अद्भुत सौंदर्य है। प्रकृति में जो बसंत के आगमन पर जो एक विशाल अद्भुत रस की अनुभूति है, कभी उसको अपने हृदय में समेट नहीं पाता है, अट नहीं रहा है। यानी प्रकृति में इतना अधिक सौंदर्याकर्षण है, इतना अधिक सौंदर्य का प्रतिबिंब उभरता है कि हृदय में जितना स्थान है उससे व्यापक स्थान प्रकृति में है। प्रकृति सज धज करके उस बसंत ऋतु में फागुन के महीने में हमारे समक्ष प्रस्तुत हो गई है। और इस प्रस्तुति में कवि पाता है कि इस प्रकृति के सौंदर्य को हम अपने हृदय में समेट लें, अपने हृदय में बांध लें, लेकिन ऐसा करने में कभी सक्षम नहीं हो पा रहा है। इसलिए कभी कहता है अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की सट नहीं रही है। दो स्थान पर गौर कीजिए, अट नहीं रही है, सट नहीं रही है। अट नहीं रही है प्रकृति में जो एक श्रृंगारित प्रतिबिंब है, प्रकृति में जो अद्भुत सौंदर्याकर्षण है, उस सौंदर्याकर्षण को कभी अपने हृदय में अटा नहीं पाता है, उसको समेट नहीं पाता है। समेटने के बाद भी कभी को ऐसा एहसास होता है कि कुछ न कुछ बाकी रह गया है। और जैसा मैं कहा हूं कि छायावादी कवि की विशेषता रही है, स्थूल में सूक्ष्म की अनुभूति सट नहीं रही है, सटने का तो स्पर्श करना। और छायावादी कवि की विशेषता रही कि वह एक अलौकिक जगत में विचरण कर रहा है, एक अलौकिक अनुभूतियों में अपने आप को डुबो दिया है, एक वैयक्तिक अनुभूति को एक सर्वव्यापक अनुभूति में परिवर्तित कर दिया है। सट नहीं रहा है, यानी प्रकृति में जो सौंदर्य है, प्रकृति में जो रूप है, उस रूप को कभी अपने आप में पता नहीं पा रहा है, अपने आप में समेट नहीं पा रहा है। कभी आनंद के आनंदातिरेक में प्रवेश करता है, खुशियों से उसका हृदय भर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी मालूम पड़ता है कि प्रकृति से खुशियों का कुछ भी अंश मैंने अपने हृदय में बसाया नहीं है। अभी प्रकृति का एक असंख्य हिस्सा है, अनगिनत हिस्सा है, जिसको मैं अपने हृदय में समेट नहीं पा रहा हूं। और सट नहीं रही है, यानी वह जो प्रकृति का जो अद्भुत श्रृंगारित रूप है, उसका कभी स्पर्श नहीं कर पाता है, उसको कभी अपने शरीर से पूर्णपेण स्पर्श नहीं कर पाता है। यानी प्रकृति का आनंद एक अलौकिक आनंद है, जिसे देख करके हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, हमारा हृदय मुग्ध हो जाता है। और उस फागुन में जो बसंत ऋतु का एक चरमोत्कर्ष रूप है, उस बसंत ऋतु में जो चार तरफ नूतन पल्लव, कोयल की कूक, पुष्प का खिलना, यह सब जो रूप है, उससे भी कभी अपने आप को स्पर्श नहीं करा पाता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि छायावाद की विशेषता रही है कि जिस भौतिक श्रृंगार को, भौतिक प्रेम को कभी इस सृष्टि में आकार नहीं दे पाता है, वहां पर कभी प्रकृति की ओर भाग जाता है, और प्रकृति की ओर भाग करके कभी उसी प्रकृति से अपना एकात्म भाव स्थापित कर लेता है, प्रकृति से अपने आप को पूर्णपेण संबंध स्थापित कर लेता है, और उसी में वह अपनी वैयक्तिक अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता रह जाता है। इसलिए कभी कहता है सट नहीं रही है, यानी प्रकृति में जो सौंदर्य है कभी उसको स्पर्श नहीं कर पा रहा है। यानी उस वसंत के उत्सव में प्रकृति में जो एक सौंदर्य है, जो एक सुंदरता है, जो एक मधुसिक्त रूप है, कभी उस मधुसिक्त रूप को अपने हृदय में पता नहीं पा रहा है। अगली पंक्ति जो आती है वह है कहीं सांस लेते हैं घर घर भर देते हैं। यानी जब उस प्रकृति के बीच हम विचरण करते हैं और इस विचरण के दौरान, भ्रमण के दौरान जो एक अद्भुत अलौकिक सुगंध
का एहसास होता है। एक अलौकिक सुगंध से जब हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, हम अपने आप में आनंद में मग्न कर देते हैं। ऐसी स्थिति में कवि इस बात को स्पष्ट करता है कि कहीं सांस लेते हैं, यानी प्रकृति के बीच जाकर के जब हम सांस लेते हैं, और तब कवि क्या कहता है, घर घर भर देते हो, यानी प्रकृति का जो सौंदर्य है, जो सुगंध है, जो माधुर्य युक्त सरस रूप है, उससे हमारे हृदय का प्रत्येक कोना भर जाता है। हम अपने आप में प्रफुल्लित हो जाते हैं, हम अपने आप में पूर्ण रूप में संतुष्ट हो जाते हैं उस प्रकृति के सौंदर्य परक रूप को देख करके। और कभी फिर आगे कहता है, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, यानी प्रकृति में जो अतुलनीय सुगंध है और सौंदर्य है, उस सुगंध और सौंदर्य को प्राप्त करने के बाद हमारा मन रूपी पक्षी आकाश में उड़ने के लिए आकुल व्याकुल कर देता है, आकुल व्याकुल हो जाता है। मन लगता है कि पंख लगा करके उस सुगंध को लेकर के आकाश में विचरण करे, उस अलौकिक सुगंध को प्राप्त करके आकाश में विचरण करते हुए आनंदातिरेक से अपने हृदय को भर दे। मन रूपी जो चिड़िया है, मन रूपी जो पक्षी है, इसका कवि वर्णन कर रहा है कि उड़ने को नभ में तुम से तात्पर्य होता है कवि का हृदय, कवि का मन। यानी जब हम ऐसे परिवेश में पहुंचते हैं जहां प्रकृति अपने माधुर्य सुगंध को बिखेर रही है, फैला रही है, और उस फैलाव में, उस विस्तार में हमारा मन रूपी पक्षी अपने पंख को पूर्ण रूपेण उसी प्रकार आगे को बढ़ाता है। उड़ने को मन नभ में तुम पर पर कर देते हो, यानी अपने मन रूपी मन जो है उसमें सुगंध रूपी पंख लग जाता है, और उस पंख के माध्यम से यह मन उड़ने लगता है। अपने अद्भुत सुगंध के प्रभाव से, अपने अतुलनीय प्रकृति के सुगंध के प्रभाव से मन रूपी पक्षी आकाश में विचरण करने के लिए अपने पंख को फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ने के लिए आकुल व्याकुल हो जाता है। जिसका कवि ने एक जीवंत रूप प्रस्तुत किया है, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। हम पाते हैं निराला की कविता में एक प्रतिबिंब है, एक बिंब है। जब उस पंक्ति को हम पढ़ते हैं तो प्रकृति का वह रूप हमारे समक्ष पूर्ण रूपेण जीवंत हो जाता है। शब्दों का संकलन, शब्दों का संचयन, अब शब्दों के माध्यम से कवि उस शब्द में जिस सौंदर्य बोध का अनुभव किया है वह शब्द अपने आप में जीवंत हो जाता है। जहां कवि यह कहता है कि उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कब? जब फागुन की आभा, फागुन का सौंदर्य, बसंत ऋतु का आकर्षण से हमारा मन आप्लावित हो जाता है, पूर्ण रूपेण भर जाता है, तो हमारा मन आकाश में उड़ने के लिए हमारा मन उड़ने लगता है, और मानो उसी प्रकार उड़ने लगता है कि उसमें पंख लग गया हो। आज इतना तक ही। कल मैं इसके दूसरे खंड की व्याख्या करूंगा, दूसरे खंड के तात्पर्य अगले भाग की व्याख्या करूंगा। और अगर आपको इस व्याख्या का कुछ एहसास होता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस चैनल पर कमेंट अवश्य करें।